चलो जी, देखना मैं क्या कहने वाला हूँ। पहले दो डाउट्स है। पहली चीज तो क्या है, कॉपर तुम्हारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर प्लस एंड कॉपर 2+ में रहता है। ठीक है। जितने लोगों ने भी कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, इसका जो मेन चीज आएगा वो कोऑर्डिनेशन से आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बस मेरी बात सुनते रहो। ठीक है। आप जब भी सॉल्यूशन में बात करोगे तो सॉल्यूशन में ज्यादातर कॉपर ये वाला एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन में कॉपर 2+ रहता है। रीजन क्या है कि आप जैसे ही इसको किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के हिसाब से फिर हम आयन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्या ये बात समझ में, स्टेबिलिटी ऑफ आयन? क्या ये बात समझ में आ रही है मैं कह क्या रहा हूं? कि पानी में जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो फिर हम उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे। हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेटल होगा वो ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कंपेयर टू कॉपर प्लस। तो यही चीज इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये भी लिखा जाता है कि कॉपर प्लस को अगर आप पानी में डालोगे तो डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है कॉपर में एंड कॉपर 2+ में। रीजन क्या है कि ये दोनों इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो ये वाले हैं। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कॉपर 2+ पानी में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है जिसपे ज्यादा चार्ज होता है। आगे का समझने के लिए कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। क्या कोई भी डाउट है इसमें, हाँ या ना? नो सर। आया समझ में? अनिका, आपका भी डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज भी है। कॉपर प्लस से ज्यादा अच्छा क्या, वैसे तो कॉम्प्लेक्स ही रीजन है, बट कॉपर प्लस से ज्यादा अच्छा हाइड्रेशन किसका होगा? कॉपर 2+ का होगा। ठीक है। चलो जी, आ जाओ इसमें ये वाले। और कुछ भी लाइन हो किसी की, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, यही मौका है। हम लोग ने ये वाले पेज तक का रखा था ना, यहां तक हमने पूरा कर लिया था। यस सर। चलो जी ठीक है। आ जाओ सर D6 इलेक्ट्रोड। समझा दो। कौन सा वाला? D6 वाली अच्छा, लाइन। D6 ओके। बच्चे देखना क्या होगा। हमारे पास जो पहले तो एक्सचेंज एनर्जी के एक बार क्विक वो देख लेते हैं। एक्सचेंज एनर्जीज की कितने इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। हम यूनिक एक्सचेंजेस को काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4, ये होगा 3, ये होगा 2, ये होगा 1। हम अपने से आगे वाले का देखेंगे क्योंकि पीछे वाले का हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। इसके कितने एक्सचेंज होंगे, 1 2 3। क्या ये एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गई? टोटल यस सर। एक्सचेंजेस कितने बन रहे, 10। अगर आपने यहाँ पर 6 वाले के साथ एक्सचेंज किया, जैसे आपके पास ये हो गया, अब एक्सचेंज एनर्जी काउंट करोगे तो अभी भी 10 ही आएगा। रीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा। क्योंकि दो वजह है। पहले तो रूल में ही कहता है कि सेम स्पिन वाले एक्सचेंज करते हैं। अगर नहीं, अगर मानो सर नहीं मेरे को करना है एक्सचेंज, तो ठीक है। अगर आपने इसको इसके साथ एक्सचेंज किया तो ये वाले स्पिन वाला इधर आ जाएगा, और अब आप देखो एक ऑर्बिटल में दो सेम स्पिन के हो जाएंगे। ये तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ये गड़बड़ है। तो ये वाले का क्या है, तुम्हारा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। उल्टा बताए, आपके दो इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है चाहे कुछ भी हो, आपस में रिपल्शन तो होगा ही कि नहीं होगा। हाँ सर। उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि D6 का जो है ना वो कम रहता है। D5 जितना ही है, या D6 का बढ़ा नहीं तो कम बोल दिया ना, बढ़ा नहीं तो वो कम ही हो गया एक तरीके से। अच्छा सर, रिलेटिव मतलब कोई हाँ। एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ठीक है। तो बढ़ना चाहिए था ना ऐसे, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे तो एक्सचेंज बढ़ना चाहिए, बट कम रह गया वो D5 का, D6 हाँ जितना है। ठीक है सर। चलो जी, शुरू करें। सारे लोग आ जाओ, आगे शुरू करें, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। चलो जी, तो हम ट्रेंड देखने जा रहे हैं किसमें, आयनाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था, वापस से बता रहा हूँ। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी बच्चों, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सॉल्यूशन के अंदर होता है। कैसे? आपके पास ये रहा, आपके पास ये रहा, और ये आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर आप जब कैटायन को डालोगे तब की बात हो रही है। तो अगर हम ये देखें तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों का मिला हुआ कार्यक्रम से हमारा ई नॉट का वैल्यू निकल के आता है। तो कई बार क्या होता है, कोई दो वैल्यू ज्यादा हो गई, कोई एक वैल्यू कम हो गई, या कभी ये बहुत ज्यादा हो गई, ये बहुत कम हो गई, तो ऐसे तीनों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें ये वैल्यूज याद करनी पड़ती है। तभी मैंने आपको याद कराया था, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज, सीडी कोनी स्ने, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊ। याद है?
और पीटी, लास्ट में क्या था, पीटी। क्लियर? तो आपके पास ये सारा का सारा जो है वो ई नॉट के बेसिस पे था, और हमने पूरा याद किया था बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कि कब क्या बढ़ने वाला है। कुछ जगह हम एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं क्योंकि ऐसा हो रहा होगा। तो कॉपर के साथ इस अकेले, कॉपर अलोन इज पॉजिटिव, उसके बाद सारे के सारे इज नेगेटिव। तो कॉपर का जो उन्होंने पॉजिटिव का रीजन दिया है वो ये दिया है कि जो उसकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो हाइड्रेशन से कवर अप नहीं होती है। क्या मतलब है इस बात का? देखना जी, ये देखना तुम्हारे पास डेल्टा जी, जब भी ई की बात आए तो -NFE आना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। अगर आपके पास ई पॉजिटिव है दैट मीन्स डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब वो चीज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, और हम किसके रिडक्शन की बात कर रहे हैं, हम कॉपर 2+ से कॉपर के रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन अ सोल्यूशन। तो वो कह रहा है कि तुरंत ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि भाई कॉपर 2+ जो बना उसमें यहां तक आने में एनर्जी खूब ज्यादा लग गई, और वो एनर्जी क्या हो रही है, हाइड्रेशन से कवर अप नहीं हो रही। तो उसने सोचा कि भाई ये फिर काम करना ही क्यों है। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से कि आपने क्या किया, आपने 100 रुपीज खर्च किए इन द थॉट कि आपको 200 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, बट अगर आपने 100 रुपीज खर्च किए और आपका 50 रुपए का लॉस होने वाला है, तो आप क्यों ये काम करोगे? तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ये इसमें डाला जाता है तुरंत ही इसमें कन्वर्ट होने की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका आयनाइजेशन में बहुत खर्च हो गया, सब्लिमेशन में बहुत खर्च हो गया, और जिसमें मिलना चाहिए था हाइड्रेशन में, जो कि एक एक्सोथर्मिक होता है, उसमें वो नहीं मिल पाया। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस ठीक सर। है, तो इसीलिए इट्स बेटर कि वो वैसे ही रहे कंपेयर टू कि वो कॉपर 2+ में रहे। तो यही चीज को फिर अब रीड कर लेते हैं। कंटेन्स द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटलाइज टू M2+ in solution and their standard electrode potential. The observed value of E naught and those calculated from the data from the table this. The unique behavior of copper having a positive accounts for its inability to liberate H2 from acids, कि वाटर के साथ वो इतना रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स नाइट्रिक एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर। The high energy of transformation to copper 2+ aqua is not balanced by its hydration enthalpy. ठीक है, the general trend towards the less electronegative value across the series is related to general increase in the sum of first and third. वो कह रहे हैं कि एकदम से कम क्यों हो रहा है। ठीक है, आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, देखो, मोर नेगेटिव से आप लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि ये वाली चीज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बढ़ रहा है, और उसका बढ़ने का रीजन क्या है कि जेड बढ़ रहा है। ठीक है, तो धीमे धीमे जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो जेड बढ़ता जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जा रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर Mn, Ni एंड Zn आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। देखो, ऐसे है कि अगर आपका ऐसे जा रहा है तो इस ट्रेंड में Mn का ऐसे कहीं पे आना चाहिए था, इसका कहीं ऐसे आना चाहिए था, वो एकदम से यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या सिंपल हो सकता है, इसका रीजन इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही है। इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जो Mn2+ ये है, ये काफी स्टेबल है। D5 है, D10 है, ये स्टेबिलिटी इनका इस कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से ये सब आ रहा है, और तो कुछ खास रीजन नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसी को डाउट है? ओहो, हम्म, आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक, चलो जी, एक बार यहां तक इस वाले पैराग्राफ को आप रीड करके देखें, अगर आपको डाउट हो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कुछ उठा के रख दिया था, हाँ।
जैसे रीड हो जाए ये पेज पे, कोई भी डाउट ना आप बताना, फिर हम आगे चलेंगे। आज थोड़ा नया पढ़ना है हमने। सर ग्राफ में जैसे दिखा है कोबाल्ट और निकल की जो वैल्यूज हैं कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वो कोइंसाइड नहीं करती, उस चीज की कोई सिग्निफिकेंस है कि मतलब? उस पे एज सच क्वेश्चंस नहीं, सिग्निफिकेंस तो है, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया कि देखो, ये हमें ऐसा लगा कि ऐसे ही होना चाहिए था, पर ये उल्टा जा रहा है थोड़ा सा। तो उसका कैलकुलेटेड वैल्यू काफी कम है, बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसकी थोड़ी ज्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वही चीज है कि वो जो एक्सपेक्ट किया उन्होंने, वो जो हाइड्रेशन हमने एक्सपेक्ट किया था कि जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। अच्छा, ओके ओके, हाँ, हाँ ठीक है। लेकिन वही चीज है। इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है किसका बिल्कुल ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वो कोबाल्ट और निकल के साथ है। और कोबाल्ट निकल के साथ ही क्यों होना चाहिए, उसमें जेड माइनस सिग्मा, वो याद है ना, बिल्कुल नीचे वाले कर्व में आता है वो, है ना। उनका साइज भी छोटा होता है सबसे। और छोटा साइज तो मतलब है कि दिक्कत, छोटा साइज मतलब प्रॉब्लम्स। सर मैग्नीज का डिफरेंट कैसे है ट्रेंड में से? नहीं, मैग्नीज का डिफरेंट मतलब ट्रेंड इन द सेंस, ट्रेंड तो ये कह रहा है ना कि ऊपर जाना चाहिए। देखो आप ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर जा रहा है, तो वो एकदम से ऐसे जा रहा है, फिर एकदम से गिर गया। अच्छा, वो स्लोप को फॉलो नहीं कर रहा। यस 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 यस। ओके सर। इवन जिंक के साथ भी हो रहा है, वो और ऊपर जाना चाहिए था, वो भी नीचे गिर गया। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। यस सर। चलो भाई, यस सर। ये रिएक्शन आपको मैंने पी ब्लॉक में सिखाई थी, ये पी ब्लॉक वाली रिएक्शन ही है यहाँ पर। हैव लेस ड्यू टू स्टेबल ऑर्बिटल्स, ये इसको छोड़ दो जो भी लिखा है। ये वाला देखो यहाँ पर, इसमें देखो ये पूरी वैल्यूज दी हुई है कि H1 H2 एटमाइजेशन, सारी वैल्यूज का सम के हिसाब से उन्होंने ई नॉट एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस वैल्यूज को देख के आप समझ सकते हो। मैं आपको 2 से 3 समझाता हूँ, आ जाओ। ये वाली Mn की करते हैं, Zn की करते हैं, और CO की करते हैं। देखना, तो Mn के साथ क्या है, आपका एटमाइजेशन में आपका एनर्जी कम लग रहा है, और एटमाइजेशन इसका कम क्यों था, क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं था, याद है। इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज्यादा नहीं होते, याद है कि नहीं याद है। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, लेकिन इसका आयनाइजेशन ज्यादा होता है। देखो आयनाइजेशन है, ठीक है, आयनाइजेशन हो गया आपके पास Mn, आयनाइजेशन आयनाइजेशन। अब इसका हाइड्रेशन देखो, हाइड्रेशन इसका ठीक ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू निकल के आ रहा, -1.18। कॉपर के साथ देखना, कॉपर के साथ इसका जो एटमाइजेशन है उसका भी ठीक ठीक ही है। इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलना ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना काफी ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो हाइड्रेशन है वो इतना है। अगेन इसका अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये दोनों चीजें सब मिला के बैलेंस आउट नहीं कर रही होती। अब बात है सर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्या, तो बेटा इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सच। ठीक है, आपने ये वाला काम करना है। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक 0.34 पे? क्लियर है, ये वाली बात समझ में आई। ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, बस आपने ये वाली बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं याद करनी है आपको, कुछ भी नहीं याद करना। आपने बस ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज है तो अल्टीमेटली इसके साथ मैचअप नहीं कर रही है, बात खत्म। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ filled D subshell in Mn and the completely filled D10 in Zn2 plus are related to their E naught values, देखा। Whereas E naught for Ni is related to the highest negative hydration। वो कह रहा है कि उसके साथ उल्टा नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? यस सर। चलो जी, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है, साइज पर डिपेंड करेगा ना हाइड्रेशन। चलो जी, ट्रेंड इन Mn3+ एंड M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है आपको ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि ये मुझे वापस से याद दिलाना जब हम ये कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन से मैं जब ये समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।
एन एग्जामिनेशन ऑफ M3+ से 2+, रिडक्शन पोटेंशियल जब 3 से 2 जा रहा है शोज अ वेरिंग ट्रेंड। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ S3+। आ जाओ देखो, वो कह रहे हैं स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ क्यों नहीं जाना चाहता, कोई क्यों जाएगा? स्कैंडियम 3+ इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम 2+ इज D1। इससे तो बढ़िया है कि ये नोबल गैस ही रह ले। ठीक है, तो ये वाली चीज लिखी हुई है क्या, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ विच हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वही वाली बात। सब कुछ खाली हो गया, 4s2 3d1 पूरा खाली है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Zn इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10। अब वो कह रहे हैं कि आपका डी Zn 3+ से अगर आप Zn 2+ जाओगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई ना, ये तो D10 हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो तो यही है ना, D10 आएगा। द कंपैरेटिवली हाई वैल्यूज ऑफ M shows Mn2 D5 is particularly stable। क्या दिखा यहाँ तक, क्या सारा कुछ क्लियर है? स्कैंडियम का रीजन समझ में आया, जिंक का रीजन समझ में आया, मैंगनीज का रीजन समझ में आया, Mn2+ भी बहुत अच्छा है क्योंकि सर D5 बना रहा है। हाँ या ना, यहाँ तक बताओ सारे लोग। यस यस सर। सर। ठीक है, वेयर एज कंपैरेटिवली लो वैल्यू की, इसका लो वैल्यू इसलिए आ रहा है कि अगर आप Fe3+ के लिए जाओगे तो Fe2+ और Fe3+ में Fe2+ सही स्टेबल है, अच्छा स्टेबल है, बट ऐसा नहीं है कि 3+ स्टेबल नहीं। तो अगर आप Fe3+ से Fe2+ जाओगे तो वो चला जाएगा बिकॉज Fe2+ इज गुड, बट Fe3+ से वैल्यू कम आने का रीजन ये कि ये D5 में था, अभी ये D6 में हो जाएगा। तो ये वाला रीजन है कि पहले वो हाफ फील्ड में था, अब वो D6 में जा रहा है, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं, इतना बड़ा वैल्यू जो आप सोच रहे थे वो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले भी वो फेयरली स्टेबल था। Whereas comparatively low value of Fe shows the extra stability of the comparatively low value of vanadium is related to the stability of V2+ half filled T2G level। आज समझे, वेनेडियम 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चे, वो होगा 4, वेनेडियम का 4s2 3d3 होता है, अगर आप वेनेडियम 2+ करोगे तो 4s0 3d3 हो जाएगा। जब आप पानी में डालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये जरूर से याद रखना, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से समझाए जाते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद स्प्लिटिंग हो जाता है। आई होप सबने स्प्लिटिंग शब्द सुना होगा, सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, आप आराम से सुनते चले जाओ, ये सारा कुछ रिपीट होगा। हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग होने के बाद ये वाला जो लेवल होता है इसको बोलते हैं T2G। 3 चीजें हैं तो इसके नाम में भी T2G, एंड ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, EG। तो T2G वाले केस में अगर आप देखोगे तो इसका हाफ फिल्ड, ये वाला हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ये स्टेबल है। क्या किसी को डाउट है इसमें? आया समझ में? इसका याद यस रखना पड़ेगा आपको सबका। कितने वाले हमने देख लिए? हमने देखा क्या क्या देखना है, सुना हमने Mn का सुना, हमने Zn का सुना, हमने स्कैंडियम का सुना, हमने Fe का देखा, एंड लास्ट में हमने और किसका देखा, वेनेडियम का देखा। सबके रीजंस मैक्सिमम के हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है, बस वेनेडियम में आपका हाफ फिल्ड, अगेन हाफ फिल्ड की बात कर रहे हैं बट कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर? चलो जी, आओ अब मैं आपको एक, यहाँ पर मैं पॉज लगा रहा हूँ इस वाले पार्ट पे। मैं आपको आगे का कुछ अच्छा पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। यहाँ तक के लिए आज आपका होमवर्क रहेगा वापस से, अगेन मैं जितनी बार आपको बोल रहा हूँ उतनी बार आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक वापस से पढ़ना है पूरा, सारे रीजंस देखने हैं, कोशिश करना है आज स्टिकी नोट लगा के जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपने लिखना है। ठीक, चलो यार ये भी समझा, चलो ये बाद में देखेंगे, अब बहुत थोड़ा सा ही बचा है। मैग्नेटिक नेचर समझाया क्या मैंने? नो यस सर। सर। समझा दिया मैग्नेटिक वाला, M n n+2 वाला अंडर रूट? नहीं सर, नहीं समझाया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ अभी देखते हैं उसमें। आ जाओ जी, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट देखने जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पूरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन। ये तो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में ये भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो मैंने किया है। आ जाओ देखिए, हम ना दो चीजों के प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं। हम K2Cr2O7 बनाने की बात करें, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन हम देखेंगे KMnO4 का प्रिपरेशन।
इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, चलो जी। अब सबसे पहले इसका K2Cr2O7 कैसे बनाना शुरू किया जाता है। प्रिपरेशन है, बहुत आसान है, मजा आएगा समझते हुए। आपके पास है आयरन Fe2Cr4, इसको ऐसे लिखते हैं FeO and Cr2O3। ठीक है, Fe2Cr2O4 है, आपके पास FeO.Cr2O3 है, ये क्रोमेट है। ठीक है, क्रोमेट और है। ठीक है, क्रोमियम का एक और है जिसमें इम्प्योरिटी किसकी रहती है, आयरन की रहती है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे लोग देखते जाना, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। पहले यहां तक हमने क्या किया, हमें इसको बनाना है तो पहले तो भाई कहीं से तो लाओगे इसको, तो हमने निकाला अर्थ से खोद के, ये हमारे पास FeO.Cr2O3 आया। क्या किसी को डाउट है? इसको क्रोमेट और या क्रोमाइट और बोलते हैं। ठीक है, क्या क्रोमाइट और वाली बात समझ में आई सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस इसको लिखा ऐसे, आपके पास लिखा कुछ इस तरीके से होगा FeO.Cr2O3। अब देखना आप इसके साथ क्या कर रहे हो। आपने यहाँ पर Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों किया है अभी 2 मिनट में देखते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये समझ में आया? Na2CO3 समझ में आया, O2 समझ में आया। इन सब को आपने क्या किया, इसको क्रश किया, क्रश करके इसके अंदर डाल दिया, वॉशिंग पाउडर डाला, पानी डाला, ऑक्सीजन का बबलिंग करना शुरू कर दिया। आया समझ में? क्या हो रहा है कि आपने क्रश करके इधर डाल दिया है, आप इसमें एजिटेटर लगाया हुआ है, उसको घुमाए जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। आपने इसके अंदर Na2CO3 डाल दिया है, एंड आप ऑक्सीजन को ऐसे बबल कर रहे हो। बबल समझ रहा है ना, ऐसे जैसे वो एक्वेरियम में होता है। ये आपने जैसे ही किया, आप क्या कर रहे हो, आपने ऑक्सीजन की वजह से आप इनको ऑक्सीडाइज भी कर रहे हो, साथ साथ आप दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ऑक्सीडाइज करोगे तो आयरन विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, आयरन विल गेट कन्वर्टेड टू Fe2O3। क्या समझ में आया भाई? Fe+2 में था, अभी Fe+3 में हो गया। ठीक है, आपने ये डालने का रीजन है कि आपने इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। सर बेसिक मीडियम कैसे? बेटा ये बेसिक होता है, आप पानी में डालोगे ये तुरंत NaOH में बदल जाएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? NaOH महंगा पड़ता है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, क्लास जब S ब्लॉक पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। Na2CO3 आपका बेसिक मीडियम की तरह पार्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में भी हम देख चुके हैं। दिस सॉल्ट इज अ बेसिक सॉल्ट। आप पानी में डालोगे बेस वाला कंटेंट ज्यादा आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ तक, हाँ या ना? इसने बेसिक मीडियम दिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन किया, Fe गेट कन्वर्टेड टू Fe2O3। ठीक है, और लास्ट Cr2, इसके साथ क्या होने वाला है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडाइज होगा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका NaCrO4। Na2CrO4, यहाँ पे क्रोमियम +6, यहाँ पे आयरन +3, ये +3 एंड यहाँ पे +2। पहले यहाँ तक बताओ, क्या ये बात समझ में आई? मैंने कुछ भी आपको याद नहीं कराया, मैंने आपको सारा बताया कि Na2CO3 मैंने डाला है बेसिक मीडियम के लिए। आपको ये भी अभी रीजन समझ में आएगा कि यही क्यों डाला है और यही ऐसे ही क्यों है, और फिर यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, वो रीजन समझ में आएगा। अगर आप Na2CO3 को छोड़ दो, क्या आपको ये दोनों प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं बहुत आराम से? यस सर। यस सर। सब बाकी लोग भाई, बाकी लोग, क्या आपको ये दोनों प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं? यस। यस सर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, सिंपल ऑक्सीडेशन है। बात यह है, जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम की एक खास बात है कि वो पीएच सेंसिटिव होता है। पीएच सेंसिटिव ये है Cr042-, एंड इसी का एक और भाई है Cr2O7 2-। अगर आपके पास बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करता है, और अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है तो ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इसमें सिर्फ H2SO4 डाल दो, आपने एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया, अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, दोनों में ही वो +6 है। हम बस ये कहते हैं कि क्रोमियम इज पीएच सेंसिटिव। अगर पीएच सेंसिटिव होगा तो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? किस तरह एग्जिस्ट करेगा? दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आया? कोई भी चीज सेंसिटिव है तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा ना। ठीक है, तो बेसिक में ऐसे एग्जिस्ट करता है, एसिडिक में ऐसे एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज वाई यहां पर आपने Na2CO3 लिया था। ठीक,
अब आपके पास Na2CrO4 है और आपके पास Fe2O3, ये फेयरली इनसॉल्युबल होता है। अगर ये इनसॉल्युबल होगा तो अब आपने क्या छन्नी लगाना है, छन्नी से छान लेना है, ये आपके पास रेसिड्यू होगा, आपने इसको निकाल लिया। हमें इनका सेपरेशन में कोई खास दिक्कत नहीं होती, हमने इनको सेपरेट आउट कर लिया। अगर अब आप देखो सर, अब क्या किया जाए, अब तो बहुत सिंपल है। हमें K2Cr2O7 बनाना था, मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया। H2SO4 डाल दिया, उसमें क्या होगा आपके पास, ये आएगा आपका Na2Cr2O7। आप H2SO4 ना भी डालो, अब सिर्फ H प्लस डाल के दिखा दो तो भी तो ये समझ में आ रहा है। क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? पर यहाँ पे डालते यही है, यहाँ पे डालने का रीजन यही है, H2SO4 डालते ही है। ठीक है, वैसे एसिड डालोगे तो भी हो जाएगा, बट ये डालने से फायदा होएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, चलें आगे। एक और चीज इसमें, एक और बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं Na2SO4, और इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल सॉल्ट। एंड ग्लोबल सॉल्ट के बारे में मैंने आपको पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था। ग्लोबल सॉल्ट की खास बात कौन बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी से। ग्लोबल सॉल्ट की एक खास बात बताई थी मैंने, कि इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कब मैक्सिमम होता है, 34 डिग्री सेल्सियस पे। याद आया कि एक ऐसा सॉल्ट है जिसका सॉल्युबिलिटी 34 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है। अगर आप इससे कम जाओगे तो भी कम होगा, इससे ज्यादा जाओगे तो भी कम हो जाएगा। क्या ये बात याद आई कि नहीं याद आई? हाँ या ना? ठीक है, आप इससे कम जाओगे तो भी कम हो जाएगा, इससे ज्यादा जाओगे तो भी कम हो जाएगा। इसमें सिर्फ 34 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम सॉल्युबल होगा। आप सोचो कितना आसान है इसको निकालना यार। आप हल्का सा ठंडा कर दो, ये अलग हो जाएगा। अगर ये अलग हो जाएगा, आपको Na2Cr2O7 ये प्योर फॉर्म में मिलेगा। अगर ये प्योर फॉर्म में मिलेगा तो आपके पास फायदा है ना, वरना आप फिर सेपरेशन करोगे। आप प्रिपरेशन के टाइम पे एक बात जरूर ध्यान रखना, चीपेस्ट प्रोसेस, चीपेस्ट जो सबसे सस्ता और सबसे आसान काम होगा, हम वो करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तभी ज्यादा होगा। ठीक है, आपने ये काम किया, जैसे आपने ये डाला, इसमें साइड प्रोडक्ट ये बना, इसको सेपरेट आउट कर लिया, तुरंत अलग हो गया। आई एम गेटिंग प्योर Na2Cr2O7। पर अभी हमारा K2Cr2O7 नहीं बना है, तो मैंने क्या किया, Na2Cr2O7 को लिया एंड मैंने KCl डाला, एंड जैसे ही KCl डाला ये बना K2Cr2O7। नाउ दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या किसी को डाउट है? ये पूरा प्रिपरेशन है, आपको आई होप याद ना करना पड़े। ठीक है, अब आप अपनी एनसीईआरटीज देख सकते हो, मैं आपको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका प्रिपरेशन एग्जैक्टली ऐसे ही दिया है, बट कैसे दिखेगा आपको और आपको याद कैसे रखना है। आ जाओ रीड करते हैं। ठीक है, पोटेशियम कंपाउंड्स, potassium dichromate is a very important chemical used in leather industry and an oxidant for preparation of many azo compounds। azo compounds क्या होते हैं? N डबल बॉन्ड N वाले, जिसमें भी ये होता है। ऐसे ये शायद से आपने पढ़ा हो, डाइअजोनियम सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। उसमें आपके पास एजो आया। ठीक है, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट ओर, विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। ठीक है, FeCr2O4, ठीक है, विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट in excess of air। The reaction with sodium carbonate occurs as follows। क्या किसी को डाउट है इसमें? देखा, ये पूरी रिएक्शन समझ में आई क्या आपको? ठीक है, अब द येलो सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ये याद रखना, इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये येलो होगा। ठीक है, इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर्म विद ऑरेंज, ऑरेंज कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ऑरेंज। Sodium dichromate is more stable than potassium dichromate. The latter is therefore prepared by treating with a solution of sodium dichromate with potassium chloride। Orange crystals of potassium dichromate crystallizes out. The chromate and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution। जो मैंने आपको बताया pH sensitive। The oxidation state of chromium and chromate is the same। ये देखो यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसके स्ट्रक्चर अगर मैं डिटेल में बनाऊं तो क्रोमियम के ऐसे C डबल बॉन्ड O पे माइनस, O पे माइनस। यहाँ पर भी अगर आप बनाओगे तो OCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पे माइनस। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आए?
ठीक. The structures of chromate and dichromate are shown. The chromate is tetrahedral, whereas dichromate consists of two tetrahedrals sharing one this bond angle 126. याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे तो सही रहेगा याद रखोगे तो. सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर solubility in water and extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. ठीक है. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. आ जाओ. आपको मैंने बताया था प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, रिडॉक्स में बताया था. अगर आप प्राइमरी स्टैंडर्ड लोगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप K2Cr2O7 को लेके चले हो एंड यू डू द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस विल बी ऑन पॉइंट. कैलकुलेशन में एरर कम होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड. ठीक है. आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन सा होता है? KMnO4 होता है. KMnO4 की जो रिएक्शंस होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती है, और रिएक्शन के साथ साथ क्या होता है, उसमें गलती बहुत होती है, उसमें एरर्स आते हैं. और उन एरर्स की वजह से ही आपको टीचर क्या बोलता है, कम से कम 3 रीडिंग लेना बेटा, कम से कम 4 रीडिंग लेना, फिर एवरेज लेना. याद है आप लोगों ने किया होगा ये चीज, है ना? सबने KMnO4 के साथ जब टाइट्रेशन स्कूल में किया होगा तो उसमें आपने मिनिमम मिनिमम 3 रीडिंग तो ली ही होगी, हाँ या ना? यस सर. है ना? आ रहे समझ में? तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या गलतियां हो रही है, अगर गलतियां को एवरेज करोगे तो वो आपका कम हो जाता है, इसलिए KMnO4 को लेते हैं. KMnO4 सस्ता पड़ता है. K2Cr2O7 का आपने देखा प्रिपरेशन, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, उस हिसाब से KMnO4 बहुत सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम बच्चों को खुला आम बांट रहे होते हैं. ठीक है. चलो जी. तो आपके पास ये रहा. इसी में अगर आप एक और चीज देखो, इन एसिडिक सोल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. ये आपके पास Cr2O7 प्लस 14H प्लस प्लस 6, इसका इन फैक्टर कितना होगा? 6. ये कन्वर्ट करके आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी. देखो इसके साथ किया तो आई, इसके साथ किया तो सल्फर, इसके साथ किया तो +2, इसके साथ किया तो +3. आप देख सकते हो इन सारी की सारी रिएक्शंस में आपके पास यही है. आपका काम है अब इसे रीड करना पूरा यहाँ से वापस से. आई होप सबको पोटेशियम डाइक्रोमेट समझ में आया होगा. आया? यस सर. यस सर. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. जल्दी करो, फिर हम KMnO4 को शुरू करेंगे. आप इसको रीड करना, गिव मी अ सेकेंड, है ना? वो रिएक्शंस को बैलेंस आउट करके देखो. इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना रिडॉक्स का पोर्शन है ये. आवाज आ रही सबको? ऑल सेट? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर. ठीक है.
अब बच्चे इसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रेडॉक्स का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। अगर आप लोग रेडॉक्स आज रिवाइज कर पाओ, मैं इसीलिए आपको ये चैप्टर खत्म होने से पहले ही वाला पोर्शन पढ़ा दे रहा हूँ, बिकॉज इसका खास रेलेवेंस नहीं है पीछे से, ये बिल्कुल ही अलग चल रहा है। बट इसमें इस चैप्टर में आप इन पे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपाउंड्स इसके डी ब्लॉक के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कि आपका जो पीछे की बात है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आयनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री में चलते हैं। आपने इतना K2Cr2O7 पढ़ा होगा, आज पहली बार आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो उसकी, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है। चलो जी आगे चलते, मैं आपको KMnO4 पढ़ाता हूँ, KMnO4 की सारी रिएक्शंस का ट्रिक याद कराता हूँ। ठीक, चलो जी KMnO4 के लिए बात करते हैं। शुरू करूं आगे? हाँ भाई, किसी को डाउट, ख्याति कोई दिक्कत बच्चे? हाँ जी, समीर, अनिका, नहीं इशिका, सर। नहीं सर। ठीक है? नो ठीक सर। है, ओके। अमृता कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, देखना ये वाला तो बहुत ही आसान है। ये वाला आसान किस लिए? पहले इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? ये कलर का रीजन होता है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर आप KMnO4 में बात करो तो MnO4 माइनस में मैंगनीज पे +7 चार्ज है, इसका डी जीरो है, इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आपने अभी तक पढ़ रखा हो तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से हमें कलर्स दिखना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस से डी एक्साइट करता है, उसकी वजह से फोटोन निकलते हैं, ये फोटोन की वजह से हमें कलर दिखते हैं। आई बात समझ में? है ना, यही होता है सिंपल सा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे कलर कैसे आ रहा है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इवन आप इसमें भी बात कर सकते हो कि सर CrO4 2 माइनस में, K2Cr2O7 में, Cr2O7 2 माइनस में, इन सब में कलर आ कैसे रहा है जबकि ये सारे डी जीरो वाले, इनमें डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इनका तरीका ही अलग है। आ जाओ देखिए क्या, मैंगनीज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप सुनो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप किसी के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा और वो खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उससे इतना निकाल लिया है। ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेबल रहना चाहेगा, वो वापस से खींचना शुरू करेगा। अगर आप E/P रेशियो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की बात करो, तो अगर जितना ये 1 रहेगा तो बेस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे, आपने 8 कर दिया, 10 कर दिया, तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, सब पे पुल बढ़ जाएगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ चॉकलेट, जो मैंने आपको पहले बताया था। आई गेस हमने ये वाली बात कर रखी है चैप्टर के शुरुआत में, एम आई राइट? ये यस सर। E/P वाली बात हमने कर रखी है ना? ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल एटम पे, इसका पुल करने का टेंडेंसी, इसका पुल करने का शक्ति दोनों बढ़ेगा। अगर दोनों बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी इसका बढ़ेगा। तो आपके पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। Mn क्या करता है, Mn के ऊपर +7 होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है ऑक्सीजन से। अब इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू हुए, जैसे ही आधा रास्ता ट्रेवल करते हैं, ऑक्सीजन लगता है अरे ये क्या हो रहा है, मैं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बोल ना भाई ऐसे नहीं चलेगा, वापस करो। अब हुआ क्या, इनके बीच में ऐसे वो वाला जो होता है ना कि सिबलिंग्स के बीच में जो लड़ाई होती है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वैसी वाली लड़ाई चल रही है। इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, इसने फिर से इधर खींचा, इसने फिर से इधर खींचा। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स ना बार बार ऐसे 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 हो रहे हैं। इसी बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहा है, कभी Mn के पास जा रहा है, कभी ऑक्सीजन के पास जा रहा है, कभी Mn के पास, कभी ऑक्सीजन के पास। इसी बॉन्ड के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो बोलते हैं कि ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर Mn+7 से Mn+6 कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस। आपको दिखा ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास रख लेगा तो दिस विल मोमेंटरीली टर्न टू +6, मोमेंटरीली टर्न टू +6। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, और हाँ, वापस से खींच जाएगा, फिर वापस से खींच जाएगा तो फिर से +7 हो जाएगा। तो +7 से +6 हो जाता है, हम चार्ज ट्रांसफर से बोलते हैं। अगेन फंडा वही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बार बार इधर से उधर हो रहा है, बस एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट। कलर्स बहुत ही इंटेंस कलर्स होते हैं इसके, आपने देखा वॉयलेट, पर्पल वॉयलेट होता है, बहुत ही डार्क सा कलर होता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ छोटा सा चार्ज ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आई सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, Mn खींचेगा ज्यादा, Mn खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, फिर Mn खींचेगा, फिर ऑक्सीजन खींचेगा, कलर आना शुरू हो जाएगा। सेम हैपेंस विद यहाँ पर कि क्रोमियम के साथ भी आप येलो ऑरेंज कलर्स की जो बात कर रहे हो, सबका अपना डिफरेंट पुल का तरीका होगा। CrO4 2- अगर आप करो, इसमें भी यही होगा, +6 में है, खींचेगा ज्यादा, इधर खींचेगा, फिर इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, चलता रहेगा। अगेन जब भी आपके पास D0 है, अगर आपके पास एक सेफ सा वो बना सकते हो, अगर आपके पास D0 है, अगर D0 है और कलर आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो भाई क्या रीजन हो सकता है? फिर तो यही बचता है, और तो कुछ खास बचता ही नहीं हमारे पास। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो जी, तो ये हमने चार्ज ट्रांसफर समझ लिया। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट KMnO4। तो MnO2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। MnO2 से शुरू करें, Mn ऑलरेडी +4 में है, Mn को +7 तक ले जाने में एनर्जी लगेगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक मीडियम में रख रहे हैं। कौन सा मीडियम है? KOH। और इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एयर या फिर KNO3 के साथ। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये जा रहा है MnO4 2 नेगेटिव में। आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई KOH रखना पड़ेगा, एंड ऑक्सीडाइज किया है एयर के प्रेजेंस में KNO3 के साथ। छोटी सी बात है, आप बेसिकली ऑक्सीडेशन करो। अगर आपको मोटा मोटी याद रखना है कि भाई क्या क्या कर रहे हैं सर, तो आप ऑक्सीडाइज करो, Mn+4 से Mn+6 जा रहे हैं। अब आप Mn+6 तक जाने में इसको क्या बोलेंगे? इसको मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। इसको मैग्नेट बोलेंगे। अभी पर मैग्नेट पर नहीं लगे, अभी इसके पर वाला तो क्या केस होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। आप देखो Mn से आप 6 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा हो चुका है। अभी आप +7 पे जब जाओगे, +7 में ये थोड़ा मुश्किल काम है। अब लास्ट का ना, उसके जो बिल्कुल बची कुछ जितनी एनर्जी है ना न्यूक्लियस की, वो सारी लगा देगा, क्योंकि काफी 7वां इलेक्ट्रॉन के आसपास जाने वाला है। मुश्किल हो जाता है हमें ना, मुश्किल घड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी का काम लेना पड़ता है। आपको बताया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस आर द बिग गन्स केमिस्ट्री में। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो बस फिर वो अल्टीमेट ही चीज होती है। तो आपने यहां पर फिर से इलेक्ट्रोलिसिस किया, एंड इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीडाइज किया इसको, किस में? MnO4- में। इसको आप +7 ले गए। जब आप MnO4- में लेके गए इसको, फिर अब इसमें आप दो चीजें डाल सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। आप इसको KOH से रिएक्ट करा सकते हो, आप इसे NaOH से रिएक्ट करा सकते हो, किसी से भी रिएक्ट करा सकते हो। आपका डिफरेंट डिफरेंट, Ka से कराओगे तो KMnO4 बनेगा, Na से कराओगे तो NaMnO4 बनेगा। ठीक है, दोनों ही हम बना सकते हैं। आप देखो, इसको समझा देता हूँ यहाँ पे। क्या ये वाली बात समझ में आया? अब कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन मेल्ट होता है, ग्रीन मेल्ट का मतलब ऐसे स्लरी सा होगा, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड है ये, ग्रीन कलर का। ठीक, आपने मैग्नेट को वो किया, ऑक्सीडाइज किया, देखो अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये पर मैग्नेट बना, K2MnO4, और तुम्हारे पास ये KMnO4 बेसिकली, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये KMnO4 है और MnNO4 है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को डाउट है इसमें? आया समझ में? यस सर। ठीक है, एक और रिएक्शन यहाँ पर लिखी मैंने कि MnO4 2- को लिया, ये +6 में है, +6 में डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, दैट इज MnO2 एंड MnO4-। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर कोई भी बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट कर सकता है, हमेशा।
ठीक, तो यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। आई एम गिविंग यू टाइम, आप इसे यहाँ तक रीड करके देखो। अगेन रिएक्शंस यही है, Mn को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है S2O8, ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने मार्शल्स एसिड में पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, जिसने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा वो पी ब्लॉक वापस से देखे मेरे यूट्यूब लेक्चर्स पे, ठीक है। उस पे व्यूज पे हेल्प होता है, इंप्रेशंस बढ़ते हैं, चैनल ग्रो करता है। मजाक कर रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है, ताकि उसमें आपका ये वाला चीज क्लियर हो जाए। क्या किसी को भी डाउट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा ऑक्सीजन, ये देखा, इसको मार्शल्स एसिड बोलेंगे। ये वाला चीज है ना, ये खतरनाक है, ये टूट जाता है। कैसे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है अगल बगल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर रिपल्शन, क्या होता है बेटा? दो बहुत छोटी चीजें होती है, बहुत छोटी छोटे दो एटम है और वो बहुत पास आ जाते हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े बड़े हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े बड़े, तो उनके जो बलून है वो आपस में धक्का देते खटाक से टूट जाता है, टूट जाता है। यहां से तुम्हारा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शुरू होता है। क्या किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब यही रिएक्शन वही है, सिंपल। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स विच आर आइसोस्ट्रक्चर्स विद KClO4। ठीक है, द सॉल्ट इज नॉट वेरी soluble in water but when heated it decomposes to this and this। ठीक है, it has two physical properties of considerable, it has intense color and its weak temperature dependence paramagnetism। वो कह रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात। These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the, आप समझ ही गए होगे हमारे स्कोप से बाहर है, क्यों पढ़ना। The magnet and permanganate ions are tetrahedral। The green magnet is paramagnetic with unpaired electron but the magnet is diamagnetic। आराम से समझ में आएगा। आप इसको करोगे, ये +6 है, +6 है तो 4s2 3d1, 4s0 3d1 होगा, एंड ये 4s0 3d0 हो जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें एक है, एक है तो इसलिए वो बता रहा है पैरामैग्नेटिक होगा, एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन द ओवरलैप ऑफ पी। ऑक्सीजन का पी होगा और इसका डी होगा, यही लिखा होगा, डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। एसिडिफाइड परमैग्नेट डीकम्पोजेस, ये पूरा लिखा है। इसका एक ट्रिक समझते हैं पहले आप लोगों ने, वापस से वही चीज, रिडॉक्स चल रहा है, ये तो रिडॉक्स हो गया। बैन 153 आपको याद होगा, बैन 153, ये KMnO4 की सारे रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर याद करने का तरीका मैंने ऐसे याद रखा है। MnO4 माइनस में +7 होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। आपने इसको क्या किया, बेसिक में डाला, बेसिक में डाला तो इसका एन फैक्टर 1 है, 1 है मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मैंने MnO4 2 माइनस कर दिया, +6 हो गया। फिर आपने क्या किया, इसका 5 है, 5 है तो मतलब Mn+2 हो गया, एंड अगर 3 है तो ये MnO2 हो गया। ये सारे के सारे आपने अभी ऊपर प्रिपरेशन में देखे, मुझे बस ऐसे याद है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ओके तो ये वाला होगा, अगर ये है ओके तो ये वाला होगा, अगर ये है तो ये वाला है। इसमें हम बोलते हैं इस वाले के साथ इट इज न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, बस थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, अल्केलाइन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन, किसी को भी डाउट है? क्या बैन 153 में हम लोग सारे क्लियर है? क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है? आपने आज का यही है, इसमें एक छोटी सी बात और मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है। ये रिएक्शन बचे, इसमें क्या नया है? I माइनस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो तो सब में ही हो रहा है, बट न्यूट्रल में I माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू IO3 माइनस में। तो न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन है ना, इसमें IO3 माइनस, इससे ऊपर अगर आप देखोगे तो ये I2 में जा रहा होगा, देखना ऊपर जाओगे तो I2 में जा रहा है, बट अगर आप न्यूट्रल में, किया ये मैंने रिएक्शन बहुत बार देखा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, I माइनस कोई लिया बट कुछ और बन रहा है न्यूट्रल में। क्या कोई भी डाउट है? यहां तक आपने रीड करना है, अभी बैठ के पूरा KMnO4 K2CR27 पूरा रीड करना है। आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछोगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको DNF के भी क्वेश्चंस भेज दूंगा। क्या आप लोगों ने वो वाली, वो देखिए मेरे पास एलन का एक मॉड्यूल पड़ा था, मैंने वो भेजा है आपको, है ना? आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखे आपने, क्वेश्चंस कुछ कुछ किए यस सर। हो रहे हैं? यस सर। हाँ, मुझे वो NCERT बेस्ड लगा तो मैंने आपको भेज दिया वो, है ना? मैं आपको DNF के भी क्या वैसे ही भेज दूं? यस सर, प्लीज। यस।
ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा। आई वुड एडवाइस कि आप एनसीईआरटी रीड करो, वो वाले क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली आकाश वाले का जो ए और बी होता है ना इनऑर्गेनिक में, वो मुझे काफी इररेलेवेंट सा लगता है। उसमें काफी कुछ बहुत ही बार का होता है जिसका कहीं पे कोई है ही नहीं डिस्क्रिप्शन, ना कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप इनऑर्गेनिक वापस से एनसीईआरटी से करें, और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस करें। आपका मन है आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं, आपको जिसमें भी डाउट आएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट पहले रेलेवेंट चीजें होने के बाद। ठीक है, आप ये काम करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, गिविंग यू 5 मिनट्स, जैसे ही हो जाए बताना आप लोग। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया? याद तो नहीं करना पड़ेगा? नो समझ में सर। आ रहा। नो। चलो ठीक है, गुड। मतलब याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बट उतना नहीं, अब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। है। हाँ, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा।